हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS डिकोडेड, जहां सिलेबस होता है डिकोड और एग्ज़ाम होता है क्रैक। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए रेलिवेंट है, और हमने उन्हें सिंप्लीफाई किया है एग्जैक्टली जैसे घटना चक्र की किताब में दिया गया है, डायरेक्टली घटना चक्र की बुक से। ये चैप्टर हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, विच इज़ द यूनिवर्स, दैट इज़ जनरल कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉजिकल आइडिया प्लैनेट के ओरिजिन को लेके कॉम्टी डी बफर ने दिया था। वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये आइडिया 1749 में दिया था। साइंटिस्ट ने देखा कि कितने स्टार प्लैनेट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और उस बेसिस पर उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला था मोनिस्टिक यानी कि एक स्टार का रोल, दूसरा था डुअलिस्टिक यानी कि दो स्टार के रोल्स। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर दो थियरी आती हैं। पहली है इमैनुअल कांट की गैसियस हाइपोथेसिस, और दूसरी आती है पियर्स साइमन लेप्लेस की नेब्यूलर हाइपोथेसिस। दोनों थियरीज बोलती हैं कि एक गैसियस क्लाउड से ही सन और प्लैनेट साथ साथ में बने। गैसियस क्लाउड को हम लोग नेब्यूला बुलाते हैं। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर कई इंपॉर्टेंट थियरीज आई, जैसे कि पहली है प्लैनेटाइसिमल हाइपोथेसिस, दूसरी है टाइडल हाइपोथेसिस और तीसरी है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया प्लैनेटाइसिमल हाइपोथेसिस। इसमें बोला गया कि एक स्टार पास से गया और छोटे छोटे टुकड़े निकले, यानी कि प्लैनेटाइसिमल निकले, जिनसे प्लैनेट्स बन गया। दूसरा जेम्स टीन्स और जेफरी ने दिया टाइडल हाइपोथेसिस। उसने बोला कि एक स्टार सन के पास से गुजरा, सन का कुछ हिस्सा खींच लिया गया और उससे प्लैनेट्स बन गए। लास्टली बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये दिया एच.एन. रोसेल और लिटिलटन ने। इसमें बोला गया कि इनिशियली दो स्टार्स थे, एक वीक हो गया और उससे मटेरियल निकला जो प्लैनेट्स बन गए। यानी कि इसमें कुछ हमें 5 थ्योरीज मिली। पहला था गैसियस हाइपोथेसिस, जो एक गैस क्लाउड से प्लैनेट्स बने। दूसरा है नेब्यूलर हाइपोथेसिस, जिसमें एक नेब्यूला से सन और प्लैनेट साथ में बने। तीसरा है प्लैनेटाइसिमल हाइपोथेसिस, जिसमें स्टार पास से गुजरा, टुकड़े निकले और प्लैनेट्स बन गए। चौथा है टाइडल हाइपोथेसिस, ये कहता है कि स्टार की ग्रेविटी से सन का पार्ट निकला और प्लैनेट्स बन गए। लास्टली बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये कहता है कि दो स्टार थे, एक से दूसरे में मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है। यूनिवर्स के ओरिजिन की सबसे लेटेस्ट थियरी का नाम है बिग बैंग थियरी। जॉर्ज लेमात्रे ने सबसे पहला आइडिया दिया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। वो 1894 से 1966 के बीच में अलाइव थे। 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने बिग बैंग थियरी को इंटरप्रेट किया। उन्होंने इस थियरी का एक्सप्लेनेशन दिया। 13.7 या 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बहुत हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी में था। फिर एक बड़ी सी एक्सप्लोजन हुई और इसी एक्सप्लोजन को कहते हैं बिग बैंग। उसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा। एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स हर डायरेक्शन में फैल गया और इस प्रोसेस से अलग अलग शेप की गैलेक्सीज बन गई। आज का यूनिवर्स इनफाइनाइट नंबर की गैलेक्सीज से भरा हुआ है। साइंटिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से यूनिवर्स में 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी भी बुलाते हैं। सबसे लेटेस्ट थियरी है बिग बैंग की। जॉर्ज लेमात्रे ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का आइडिया दिया। रॉबर्ट वेगनर ने इसको एक्सप्लेन किया। बिग बैंग में यूनिवर्स एक काफ़ी हाई टेम्परेचर हाई डेंसिटी स्टेट में था और एक्सपैंड हुआ। हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ और गैलेक्सीज बनी, और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा गैलेक्सी है। तो गैलेक्सीज का जो शेप और साइज़ था वो अलग अलग होता है। कुछ गैलेक्सीज स्पाइरल शेप की होती हैं, कुछ हमारी इरेग्युलर होती हैं और कुछ एलिप्टिकल यानी कि अंडे जैसे आकार की होती हैं, ओवल शेप होती हैं। 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने प्रूव दिया कि मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है, यानी उसके बीच में एक सीधा बार जैसा पार्ट है और उसके अराउंड स्पाइरल आर्म्स हैं। पहले लोग सोचते थे कि एक नॉर्मल स्पाइरल गैलेक्सी है, पर यह गलत साबित हुआ क्योंकि ये एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, इतनी ज़्यादा कि हम गिन भी नहीं सकते। हर गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़। 100 बिलियन मतलब 10,000 करोड़ स्टार्स। स्टार कैसे बनते हैं? स्टार बनते हैं जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस एक साथ बनती है। जब ये गैसेज एक क्लाउड के फॉर्म में होती हैं तो हम इसे नेब्यूला बोलते हैं, और वहीं से हमारे स्टार्स बनने लग जाते हैं। एक पावर होती है ग्रेविटी, जो गैसेस और डस्ट को एक साथ होल्ड करके रखती है,
और वही पावर नेब्यूला बनाए रखती है। तो तीन मेन चीज़ें स्टार बनाने में हेल्प करती है। पहला होता है हमारा वेलोसिटी, यानी कि गैसेस की स्पीड। दूसरा होता है हाई टेम्परेचर विच इज़ ज़्यादा हीट। और तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, यानी कि गैस का प्रॉपर अरेंजमेंट। स्टार बनने की प्रोसेस में 2 मेन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज गैस क्लाउड, यानी कि नेब्यूला से जब एक बेबी स्टार बनता है उसको हम प्रोटोस्टार बुलाते हैं। ये स्टार्टिंग फेज होती है। दूसरी स्टेज होती है जब स्टार के अंदर प्रॉपर एनर्जी बनने लगती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है, तो वो मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है। और हमारा सन इसी स्टेज से बिलोंग करता है। अब जो हमारा स्टार है, जो स्टार हमारे सन के साइज़ का होता है, वो अपनी लाइफ में मेन सीक्वेंस फेज में 9 to 10 बिलियन ईयर्स तक रहता है। इस फेज़ में स्टार हाइड्रोजन गैस बर्न करता है और एनर्जी देता है। ये फेज़ स्टार की सबसे स्टेबल स्टेज होती है, सबसे स्टेबल कंडीशन होती है। जब ये फेज़ ख़त्म होने लगता है तब स्टार के अंदर का हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ होने लगता है। जब फ्यूल बहुत कम रह जाता है तब स्टार डेथ फेज़ में एंटर करता है, यानी कि अपने नेक्स्ट फेज़ में एंटर करता है। किसी भी स्टार की लाइफ उसके साइज़ पर डिपेंड करती है। बड़ा स्टार ज़्यादा हॉट होता है तो वो फ्यूल को जल्दी यूज़ कर लेता है और उसकी लाइफ छोटी होती है, और छोटा स्टार स्लोली बर्न करता है तो उसकी लाइफ लंबी होती है। ध्यान देना है, बड़े स्टार की बड़ी लाइफ नहीं होती है, उसकी छोटी होती है, और छोटे स्टार की बड़ी लाइफ नहीं होती है, उसकी लाइफ लंबी होती है। उल्टा होता है, छोटे की बड़ी लाइफ होती है और बड़ी की छोटी होती है। अब अगर स्टार सन के साइज़ का है, जिसे हम 1 सोलर मास कहते हैं, तो उसकी लाइफ लगभग 9 to 10 बिलियन ईयर्स होती है। जितना बड़ा स्टार होता है उतनी ही जल्दी वो अपना फ्यूल यूज़ करेगा, और इसलिए बड़े स्टार्स की लाइफ काफ़ी छोटी होती है। अगर किसी स्टार का टेम्परेचर 30,000 केल्विन से ज़्यादा है, ऐसे समझो फॉर एग्जांपल, और वो सन से 100 टाइम्स बड़ा है, तो उसकी लाइफ सिर्फ कुछ मिलियन ईयर्स होती है, यानी कि बहुत लाइफ स्पैन उसका छोटा होता है। जब स्टार का मेन सीक्वेंस फेज़ ख़त्म होने लगता है, एंड होने लगता है, तो वो चला जाता है अपने ओल्ड फेज़ में, जिसे हम कहते हैं रेड जाइंट फेज़। इस फेज़ में स्टार का आउटर पार्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अगर स्टार छोटा है तो वो बन जाता है रेड जाइंट, और अगर स्टार बड़ा है तो वो बन जाता है रेड सुपर जाइंट। स्टार ठंडा और बड़ा दिखने लगता है। रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट के बाद स्टार में एक एक्सप्लोजन होता है। छोटे स्टार में रह जाता है नोवा, और जो बड़े स्टार होते हैं उसमें हो जाता है सुपरनोवा। ये बहुत पावरफुल ब्लास्ट होता है और ये स्टार को ले जाता है उसके लास्ट स्टेज में। स्टार का एंड किस फॉर्म में होगा ये उसके साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर स्टार छोटा है तो वो बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ। अगर वो मीडियम साइज़ का है तो वो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार, और अगर वो साइज़ बहुत बड़ा होता है तो वो बन जाता है ब्लैक होल, जिसमें लाइट भी अंदर नहीं जा सकती, बाहर नहीं आती, अंदर चली जाती है। तो अब नेक्स्ट है हमारा सन लाइक स्मॉल स्टार्स। ये क्या होता है? जब छोटे स्टार्स जैसे कि हमारा सन अपनी लाइफ के एंड फेज तक पहुंचते हैं तो वो पहले बन जाते हैं रेड जाइंट। इस फेज में स्टार का साइज़ बहुत बढ़ जाता है और आउटर लेयर बाहर की तरफ फैलती है। फिर होता है एक नोवा एक्सप्लोजन, एक हल्का सा ब्लास्ट, जिसमें स्टार का आउटर पार्ट स्पेस में चला जाता है। जो कोर बचा होता है अगर उसका मास 1.44 सोलर मास से कम होता है तो वो स्टार वाइट ड्वार्फ बन जाता है, एक छोटा डेंस और हॉट स्टार जिसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। फिर करोड़ों साल बाद जब वाइट ड्वार्फ भी ठंडा हो जाता है तो वो बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ, एक डार्क डेड स्टार जो ना लाइट देता है ना हीट देता है। ये एक तरह से यूनिवर्स का साइलेंट कोल्ड रिमाइंडर होता है कि किसी टाइम पे ये एक चमकता हुआ स्टार था। अब अगर हम बात करें लाइफ आफ्टर डेथ ऑफ मीडियम एंड लार्ज साइज स्टार्स, तो पहले मीडियम की बात करते हैं। अगर स्टार का साइज़ मीडियम है और रेड जाइंट फेज के बाद उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद जो कोर उसका बचा होता है उसका मास 1.44 से लेकर 3 सोलर मास के बीच में होता है, तो वो स्टार बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। और अगर वो घूमता हुआ स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव भेज रहा हो तो उसे हम पल्सर बुलाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बहुत डेंस, छोटा और हेवी स्टार होता है, सिर्फ 10 to 15 किलोमीटर्स का होता है, लेकिन पूरी दुनिया जितना हेवी वो होता है। नाउ द लार्ज साइज स्टार्स। अगर स्टार बहुत बड़ा है और उसका मास हमारे सन से 3 टाइम्स ज़्यादा हो तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती।
1931 में एक इंडो अमेरिकन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लिमिट दी, एक इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1.44 सोलर मास, यानी अगर स्टार का बचा हुआ जो पार्ट है इससे मास कम है तो उसका एंड क्या होगा, ये यही डिसाइड करता है। ये लिमिट बताता है कि स्टार व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनेगा। वो क्या बनेगा ये इसी पर डिपेंड करता है ना। अगर वाइट ड्वार्फ का मास 1.4 सोलर मास से कम है तो वो हमेशा वाइट ड्वार्फ ही बनेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका मास 1.4 से ज़्यादा हो गया है तो वो एक बड़ा एक्सप्लोजन करेगा जिसे हम सुपरनोवा बोलेंगे। इस ब्लास्ट के बाद बचा हुआ मास अगर मीडियम है तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो बनेगा ब्लैक होल। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रशेखर लिमिट का यूज़ एक्सप्लोजन के बाद बचे मास पर किया जाता है, यानी जब स्टार का नोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो तब उसके बचे कोर का मास मेजर करके ये डिसाइड किया जाता है कि वो वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल वो क्या बनेगा। ये इसी चीज़ पर हम लोग डिसाइड करते हैं। सिंपल शब्दों में हम बोलें तो चंद्रशेखर लिमिट से स्टार के एक्सप्लोजन के बाद बचे मास पर बेस्ड होती है। ये एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा स्टार एक्सप्लोजन के बाद 1.44 से कम मास छोड़ेगा या कौन सा ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्लोजन में कितना मास आउटर स्पेस में चला गया और कितना कोर में बचा है ये अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक होल फॉर्मेशन। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि अगर किसी स्टार का साइज हमारे सन से 8 टाइम्स बड़ा होता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद उसका कोर पार्ट यानी जो बचा हुआ मास होता है वो 1.44 सोलर मास के आसपास होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इवन दो स्टार बड़ा था उसका कोर चंद्रशेखर लिमिट के बराबर रह जाता है तो वो स्टार न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। लेकिन अगर स्टार उससे भी बड़ा होता है यानी सन के 8 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़ा तो एक्सप्लोजन के बाद जो मास बचा होता है वो 1.44 सोलर मास से ज़्यादा होता है, यानी चंद्रशेखर लिमिट को वो क्रॉस कर जाता है। और ऐसे स्टार के पास चांस होता है कि वो ब्लैक होल बन जाए क्योंकि उनका कोर इतना हैवी होता है कि वो अंदर कोलैप्स हो जाता है। ब्लैक होल का जो ग्रेविटी होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि एक्सप्लोजन के बाद जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल बचा होता है वो भी उसे अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होती है वो सिर्फ एक्सप्लोडेड स्टार का मैटर ही नहीं खींचता बल्कि उसके आसपास से गुजरता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो उसमें घुस जाता है। टाइम के साथ साथ ब्लैक होल का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आखिर में वो इतना छोटा हो जाता है कि रेत के दाने जितना लगने लगता है, लेकिन उसका मास और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि साइज़ तो छोटा हो गया है लेकिन जो उसका मास है और जो उसका ग्रेविटी है वो काफ़ी बढ़ गया है। 11 जनवरी 1935 को डॉक्टर चंद्रशेखर ने लंदन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में ब्लैक होल से रिलेटेड थ्योरी सबके सामने रखी थी। उन्होंने अपने ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स भी सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किए थे। ये पेपर्स स्टार का डेथ और ब्लैक होल फॉर्मेशन के ऊपर थे। और बाद में 1983 में डॉक्टर चंद्रशेखर और W.A. फॉलर को उनकी स्टेलर एवोल्यूशन और ब्लैक होल रिसर्च के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जब सुपरनोवा होता है तो इसका मतलब होता है कि स्टार मर चुका है, उसकी लाइफ का एंड हो गया है। इसलिए सुपरनोवा एक डाइंग स्टार, एक धमाका होता है। ये स्टार की डेथ के टाइम का सबसे पावरफुल इंसिडेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सन। तो व्हाट इज़ दिस सन? हमारा जो सन है ये भी एक स्टार है और ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। मिल्की वे में ऐसे 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स होते हैं। सन की जो डिस्टेंस है वो मिल्की वे के सेंटर से 7.94 किलो पर सेक या अप्रॉक्सीमेटली 25,896,000 लाइट ईयर्स है। 1 किलो पर सेक 3260 लाइट ईयर्स होता है। यानी सन गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में नहीं है, वो बाहर की ऑर्बिट में घूम रहा है। सन लगभग 7.2 किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिल्की वे के सेंटर के चक्कर लगाता है। एक कंप्लीट राउंड में उसे लगता है 22.5 से 25 करोड़ ईयर्स तक। गैलेक्सी के सभी स्टार सेंटर के अराउंड रोटेट होते हैं और सन भी उनमें से एक हमारा स्टार है। सन को गैलेक्सी के सेंटर का एक फुल राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं 1 कॉस्मिक ईयर या 1 गैलेक्टिक ईयर। ये क्या होता है? ये बेसिकली हम एक्सप्लेनेशन और डिस्टेंस के लिए देखते हैं। 1 गैलेक्टिक ईयर्स में 25 करोड़ ईयर्स होते हैं।
लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, कोई टाइम का नहीं होता है, वो डिस्टेंस का मेजर होता है। ये टाइम का यूनिट नहीं होता, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइट ईयर का मतलब एक साइड में लाइट कितनी दूर जा सकती है वैक्यूम में, वो डिस्टेंस होता है इज इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर। वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। जब हमें दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जो किलोमीटर्स या माइल्स में बताना मुश्किल हो जाता है। 1 लाइट ईयर में लाइट कितना दूर ट्रैवल करती है ये नीचे दिए गए यूनिट्स में बताया गया है। आप इससे देख सकते हैं कि मीटर में कितना है, किलोमीटर में कितना है, मिलीमीटर में कितना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना है और माइल्स में कितना है। अगर हम देखें लाइट ईयर क्या है, वो है डिस्टेंस मेजर, टाइम का नहीं है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ से सन की एवरेज डिस्टेंस बताता है। गैलेक्टिक ईयर सन का गैलेक्सी के अराउंड फुल राउंड कंप्लीट करने का टाइम। पैरालैक्स और परसेक एडवांस टॉपिक है, आपके लिए सिर्फ आप लाइट ईयर जान लो वो बहुत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चंद्रशेखर लिमिट। ये क्या होती है इसको हम अभी ठीक से पढ़ लेते हैं। चंद्रशेखर लिमिट एक ऐसी लिमिट है जिसके बाद अगर स्टार का मास इससे ज़्यादा हो जाता है तो स्टार के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी नहीं लेते कि वो अपने एटम से ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद सिर्फ न्यूट्रॉन्स बचे रहते हैं। एक एग्जांपल से समझो कि सोचो एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी सीट पे बैठे हैं और जब एनर्जी ज़्यादा मिलती है सब बाहर भाग जाते हैं और अंदर सिर्फ स्ट्रॉन्ग और क्वाइट स्टूडेंट्स यानी कि न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं। और उसी तरह स्टार्स के अंदर भी सेम कंडीशन होती है ना। जब स्टार में सिर्फ न्यूट्रॉन्स बचे होते हैं तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अगर ये न्यूट्रॉन स्टार घूमता है और स्ट्रॉन्ग एनर्जी सिग्नल्स भेजता है तो उसे हम पल्सर कहते हैं। आप ऐसे समझो कि जैसे लाइट हाउस घूमता है और डोर तक लाइट भेजता है, वैसे ही पल्सर भी रोटेट करके रेडियो सिग्नल स्पेस में ब्रॉडकास्ट करता है जिसे अर्थ पे डिटेक्ट किया जा सके। जब स्काई में कुछ स्टार्स एक शेप या पैटर्न बनाते हैं जैसे किसी एनिमल या गॉड का शेप, तो हम उसे कॉन्स्टेलेशन नाम से बुलाते हैं। पुराने समय में लोग जब स्काई में देखा करते थे तो उन्हें कुछ पैटर्न्स दिखते थे, किसी को शेर, किसी को ऋषि, तब उन्होंने उन पैटर्न्स को नाम दिए, जैसे कि शिकारी को ओरियन या आकर को सेजिटेरियस, ऐसे उन्होंने डिफरेंट नाम दिए। 1922 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऑफिशियली 88 कॉन्स्टेलेशंस की लिस्ट बनाई। जैसे हर कंट्री का अपना एक मैप होता है, वैसे ही स्काई का भी एक अपना स्टार मैप बनाया गया जिसमें हर कॉन्स्टेलेशन को एक प्रॉपर एरिया दिया गया। एक फेमस कॉन्स्टेलेशन है ग्रेट बियर, जिसे और भी नामों से हम जानते हैं, जिसका नाम है उर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तऋषि। इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से ये 7 स्टार 7 ऋषि को दिखाते हैं और वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से इसे एक बड़ा भालू यानी कि बियर का शेप बोला गया है। अगर आप स्काई में सप्तऋषि या ऊर्जा मेजर ढूंढ लें तो आप पोल स्टार को आसानी से लोकेट कर सकते हो, क्योंकि उसके 2 स्टार्स एक लाइन में बनते हैं जिसे डायरेक्टली पोल स्टार तक ले जा सकते हैं। आप ऐसे समझो कि ओल्ड सेलर्स या ट्रैवलर्स जब कंपास नहीं होते थे तब रात के टाइम सप्तऋषि देख के नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करते थे। ये एक नेचुरल जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता था ना। पोल स्टार अर्थ के नॉर्थ पोल के डायरेक्टली ऊपर होता है, इसलिए ये हमेशा फिक्स एक ही जगह दिखाई देता है और ये कभी मूव नहीं करता जैसे बाकी स्टार्स करते हैं। सोचो अर्थ घूम रहा है, लेकिन पोल स्टार एक ऐसी छतरी है कि सेंटर पोल की तरह है जो सब कुछ के सेंटर पे फिक्स होती है, इसीलिए वो दिखाई देता है हमेशा एक ही जगह। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स के बारे में जो यूपीएससी के बारे में काफ़ी रेलिवेंट है और समझने में भी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं ओरियन नेब्यूला के बारे में। ये क्या है? ये एक डिफ्यूज नेब्यूला है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ गैस और डस्ट फैले हुए हैं। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है। ये इतना ब्राइट है कि रात के आसमान में ये बिना टेलीस्कोप के भी दिख जाता है। ऐसी नेब्यूला को स्टार नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से नए तारे पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, जनरेट होते हैं। अब चलते हैं सन के सबसे करीब वाले स्टार की तरफ, प्रॉक्सिमा सर्टोरी। प्रॉक्सिमा सर्टोरी क्या है? ये वो स्टार है जो सन के सबसे पास है। ये लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, जो स्पेस के हिसाब से काफ़ी करीब माना जाता है। और इस तरह एक और फेमस स्टार है जिसे हम बेटलग्यूज कहते हैं। बेटलग्यूज ओरियन कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे
ब्राइट स्टार है। ये हमारे अर्थ से लगभग 700 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, सन के बाद ये पहला स्टार था जिसका एक्चुअल फ़ोटो लिया गया था और ये काम किया था नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। अब बात करते हैं स्टार के मूवमेंट्स और सेलेस्टियल सिस्टम के बारे में। स्काई में जितने भी स्टार्स हैं वो सब नॉर्थ और साउथ सेलेस्टियल पोल्स के अराउंड घूमते हैं। उनकी मूवमेंट सेलेस्टियल इक्वेटर के पैरेलल होती है। जिसे अर्थ की इक्वेटर होती है वैसे ही स्काई में एक इमेजिनरी सेलेस्टियल इक्वेटर होती है। दोबारा सुनो, जैसे अर्थ की इक्वेटर होती है वैसे ही स्काई में एक इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी दिख नहीं रही है, सेलेस्टियल इक्वेटर होती है। नॉर्थ सेलेस्टियल पोल अर्थ के नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर है और साउथ सेलेस्टियल पोल अर्थ के साउथ के पोल के ऊपर है। दोनों पोल के बीच में जो सेलेस्टियल इक्वेटर होती है वो एग्जैक्टली 98 डिग्री के एंगल पर होती है हमेशा। और ये सेलेस्टियल इक्वेटर इतनी दूर समझी जाती है कि ये ईस्ट और वेस्ट हॉरिजॉन को कट करता हुआ दिखाई देता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये पैटर्न सेम रहता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होता है तो स्काई कैसा दिखाई देता है? जब कोई आदमी स्पेस शटल में बैठा होता है तो उसे आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता जहाँ लाइट स्कैटर हो सके। अर्थ में हम स्काई को ब्लू देखते हैं क्योंकि सनलाइट स्कैटर होती है, लेकिन स्पेस में ये स्कैटर होने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इसलिए बस अंधेरा होता है और वो ब्लैक दिखता है। तो ये था यूनिवर्स के वो पॉइंट्स जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। अगर कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ISPCS Decoded को, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक मिलता है ट्रस्टेड सोर्स से शॉर्ट फॉर्मेट में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग स्मार्टली। बाय बाय।